इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहता है कि 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप वीकर हो, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स जो है वो 2.5 लाख से ऊपर या 5 लाख के स्लैब का लगा दिया जाता है मेट्रो सिटीज़ में बेसिकली अगर बोला जाए तो। व्हाट अबाउट द 70% पीपल हु इज़ लिविंग इन विलेज? आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? इतने मेडिकल कॉलेज हैं, आप चले जाओ, मशीन नहीं। मीडियम क्लास को तो इनकम टैक्स में रिलीफ का है कि भाई इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दें। सैलरी वाला तो यही चाहता है। महंगाई पे ध्यान दें, जो भी है घर के खाने पीने का सब चीज़ें हैं वो सस्ती हो। सबसे पहले गैस के लिए तो करना चाहिए, हाँ गैस सिलेंडर सस्ते हो। और उसके बाद एजुकेशन पे मैं बोलूँगी सबसे पहले तो मतलब घर की तो बातें हैं ही, बट बच्चे के एजुकेशन के लिए बजट में एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल जो इंसान है जो मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालता है उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। 2024 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी आम जनता के लिए और आम लोगों को काफ़ी इस बजट से उम्मीदें होती हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण ये संकेत दे चुकी हैं कि अब की बार के बजट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, एजुकेशनल सेक्टर में ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर अब की बार सरकार ज़्यादा ध्यान देने वाली है। लेकिन आम लोगों की भी उम्मीदें होती हैं बजट को लेकर और हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार के बजट से वो क्या उम्मीद सरकार से कर रही है, कि किन सेक्टर्स में काम होना चाहिए, वो क्या चाहती है, इनकम में, किस चीज़ में। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग आज जनता से बात करेंगे कि उनको सरकार से बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए, नाम है सर आपका? पवन नाम। आप क्या करते हैं सर? बैंक। तो अभी आपको पता होगा कि बजट पेश होने वाला है 2024-2025 के लिए। क्या उम्मीद है आपको सरकार से इस बजट को लेकर कि क्या चेंजेस हों? आप क्या चाहते हैं कि सरकार किन चीज़ों पर अब की बार काम? पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि आज के टाइम में इंडिया की जो पोजीशन है वो टोटली डिपेंड करती है युवाओं के ऊपर। जी। आज के अभी रिसेंटली डेटा आया था 2050 तक भारत में 34 या 35 करोड़ बुजुर्ग हो जाएंगे। हमें फोकस करना इस बात पे कि जो आज का युवा है जो अर्न कर रहा है, क्या वो उस टाइम पे इतना कैपेबल हो पाएगा, अपनी सेविंग बचा पाएगा कि बुढ़ापे में वो अपने आप को सहारा दे सके। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इंडिया ने जो डेटा किया था EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहता है कि 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप वीकर हो, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स जो है वो 2.5 लाख से ऊपर या 5 लाख के स्लैब का लगा दिया जाता है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीकर हो गया? अगर आपको वीकर पॉइंट पे जाना है तो आपको कम से कम 8 लाख तक की छूट देनी पड़ेगी। जो मिडिल क्लास है, जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनकी जो सैलरी आ रही है वो TDS कट के आ रही है। जिसने 10 लाख से ऊपर कमा लिया उसको 30% टैक्स काट रही है। तो नज़रिया क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरी उम्मीद ये है कि जो वीकर सेक्शन है उस वीकर सेक्शन को आप एटलीस्ट वो प्रॉफिट तो दें जिसका वो हकदार है। बस यही उम्मीद है और कोई बड़ी उम्मीद नहीं है सरकार से। वो केवल मिडिल क्लास सेक्शन जो है, जो सैलरी इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड को बड़ा इंसेंटिव देते हैं, तमाम चीज़ें, स्कीम, PSL स्कीम, तमाम स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। बट व्हाट अबाउट सैलरीड इनकम? इट हैज़ बीन नेवर डिस्कस्ड विद इन 10 ईयर्स। हालांकि गवर्नमेंट काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस जगह पे काम करना चाहिए वो जगह नहीं काम कर रहे हैं। मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए काम नहीं कुछ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं जी। 80 करोड़ में हम भी आ रहे हैं, मिडिल क्लास भी आ रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हाँ। आप बताओ ना क्या मिल रहा है? अगर मैं 7 लाख रुपए इनकम कमाता हूँ, मोटा मोटी ले लूँ मैं, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं करता तो मेरा टैक्स कटेगा, कम से कम 30,000 में कट के जाएंगे सालाना बेसिस पे। अगर मैं 80C 80CCC के अंदर डायरेक्शन फॉलो नहीं करता तो ये सब कमियां हैं जो सरकार को देखनी चाहिए और ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप देखेंगे तो आपको हर युवा मिलेगा ऐसा जो मेरी उम्र का होगा, जिसकी सैलरी 10 लाख से कम है वो भी परेशान है, और जिसकी 10 से ऊपर वो भी परेशान है, क्योंकि 10 से ऊपर गया उसको टैक्स स्लैब हिट कर गया। तो ये जो मेजर आइडिया है वो ये होना चाहिए कि जो मेरा युवा है उसकी सेविंग बढ़ाई जाए। उसकी सेविंग बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, तमाम जगहों पे डाल रहा है पैसा। भाई वो पैसे आप ही मिलेंगे, आप उसे डेवलपमेंट करो, लेकिन उनको सेविंग देनी नहीं है तो क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद सबको है। बिल्कुल सर, आपको लगता है किसी और सेक्टर में भी काम हो, जैसे एजुकेशनल सेक्टर हो गया हमारा, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, हॉस्पिटल हो गया, इन सब चीजों में सेक्टर बहुत हैं। अगर लगता है कि मिडिल क्लास वाले ज्यादा पिस रहे हैं तो उस पर भी काम। सबसे बड़ा सेक्टर तो हेल्थ सेक्टर है। आप भारत की एक योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इसको उठा रहे, 5 लाख तक का इसमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन कितने प्राइवेट में एप्लीकेबल है जरा दिखा दे मेरे को। कितने? मैं फोर्टिस में गया था अपने फादर को लेकर के, माई फादर हैज़ आयुष्मान कार्ड, मैं गया, मैंने कहा लगा लो, कह रहे नहीं लगेगा यहाँ। मैंने क्यों लगेगा? कह रहे हैं यहाँ पर ये बहुत कम लगता है। मैंने कहा बहुत कम में ही लगा लो इसको। वो बहुत कम में भी नहीं लगा रहे हैं। मैंने कहा बहुत कम में लगा लो, वो ही लगा रहे वो। क्यों? क्योंकि नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक मेजर सेक्शन है जो पैसा दे रहा है। अब उनको, गवर्नमेंट को दिखता भी नहीं है,
कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। और सबसे खतरनाक चीज़ होती है। जी। आप दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में लोगों को लाके बसा दो, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। सारा इकोनॉमिक सिस्टम आपने इस्टेब्लिश कर रखा दिल्ली में, मेट्रो सिटीज़ में बेसिकली अगर बोला जाए तो। मेट्रो सिटीज में व्हाट अबाउट द 70% पीपल हु इज़ लिविंग इन विलेज? यस आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? इतने मेडिकल कॉलेज हैं, आप चले जाओ, मशीन नहीं है। मैं तो अपने फादर को लेकर गया था ऋषिकेश एम्स में, वहाँ मैं गया, मैंने कहा जी यहाँ कर लो, कह रहे यहाँ हमारे पास वो मशीन काम नहीं कर रही है। एम्स की हालत ऋषिकेश की, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा बुराई है, बट आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोविड आने के बाद भी, जो कोविड 2 सालों तक इस संसार के लिए सबसे बड़ा दुख रहा, जी उस कोविड के आने के बाद भी आपने क्या किया? आपने सिर्फ जो किट होते हैं ना, ये पहनने वाले, ग्लव्स में लगाने वाले, केवल इस पे आपने पैसा खर्च किया, जो क्योंकि दिख रहा है वो। तो सरकार जो पैसा खर्च करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बेसिकली कह दें कि हम मार्केटिंग पे उन्होंने ज्यादा पैसे मार्केटिंग में फोकस किया है, मार्केटिंग फोकस किया। मैं तो कह रहा हूँ ऋषिकेश, गोरखपुर एम्स, योगी जी का क्षेत्र है, आप देख लो उसको जा करके, अंडरग्राउंड एम्स है वो। आप तो शायद गए नहीं गए, मैं तो गया हूँ वहाँ। जी मैं वहाँ गया, मैंने कहा एम्स कहाँ है? कह रहे नीचे है। मैंने कहा वाह क्या देश है। फिर मैं चला गया नीचे, गया, ओपीडी स्टार्ट नहीं हुई थी, ओपीडी स्टार्ट नहीं है वहाँ ढंग से। और जो स्टार्ट है ओपीडी ना, वो सिर्फ छोटे मोटे जगहों के लिए है। अगर आप इमरजेंसी लेकर चले जाए ना कि ये इमरजेंसी में है, ट्रॉमा सेंटर में जाना है, नहीं है। केवल दिल्ली एम्स ऐसा है जहाँ पर कुछ काम है और ढंग का काम है। अगर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ इतनी भीड़ है, जी। इतनी भीड़ है बिल्कुल। कि आप परेशान हो जाओगे। जी और दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलती हैं। आप दिल्ली एम्स में चले जाओ, आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप जाओ वहाँ पूछो दवाई कहाँ से लेते हो, कहेंगे जी बाहर से लेते हैं। जी ये दिल्ली एम्स की हालत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 0% है। अगर आप उठा के डेटा देखें तो एक्चुअल में 0% है। वो 0.67 या 0.8% होगा, 1% में नहीं है वो पहले 0 आएगा, डेसिमल के बाद आएगा, तो मेरे लिए वो 0 ही है। ऐसे आप एजुकेशन सिस्टम पे देखें, 0.67% खर्चा करती है गवर्नमेंट। इस टाइम पे कांग्रेस थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उसने बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन इनसे 0.6% ज़्यादा थी वो। उनका 74 के आसपास था, इनका 0.67 है। इन्होंने 6% घटा दिया है। आप देखिए कितने, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ रोड पे काम हुआ है। लास्ट टाइम जब बजट पेश किया गया था तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा था जिस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ था, वो मेरी उसको नज़र मेन में- प्राथमिकता दी गई थी। मेरी नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें हैं जो आपके बेसिक एमिनिटीज़ को पूरी करती हैं। अगर आप कहते हैं कि रोड और एयरपोर्ट ही मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ, या तो मैंने गलत पढ़ाई कर ली है, हाँ या मेरी जो एनसीईआरटी किताब थी और मेरी जो इकोनॉमिक्स किताब थी वो गड़बड़ थी, या फिर ये सही है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि रोड और एयरपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मेरी समझ से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें हैं जिससे ह्यूमन नीड्स पूरे होते हैं। अब वो क्या करते हैं अंकल आप? मैं एडमिन का काम देखता हूँ सीके बिरला ग्रुप में। ओके सर, जैसा कि आपको पता है कि बजट पेश होने वाला है, तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर? देखिए मीडियम क्लास को तो इनकम टैक्स में ही रिलीफ का है कि भाई इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ दें। सैलरी वाला तो यही चाहता है। मेजर तो यही इशू रहते हैं कि भाई सैलरी में कुछ रिडक्शन, मतलब कुछ एग्जिबिशन दें। मेजर तो यही है। कोई और, जैसे कि अब की बार वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने कुछ संकेत दे दिए हैं कि किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, इन पर अब की बार काम होगा और इनको राहत मिल सकती है। वो तो खैर अच्छी सोच है, होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सफ़र हो रहे हैं काफ़ी। महंगाई भी बढ़ रही है, किसान भी परेशान है हर तरीके से, तो उनका भी होना चाहिए, कंसिडरेशन तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। जी वो भी बहुत अच्छा स्टेप है अगर कर रहे हैं तो। बाकी इनकम टैक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मेजर तो देखिए सैलरी वाला तो उसी से है कि इतना इनकम टैक्स कट रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो उसको तो थोड़ा सेविंग पे ही चाहिए ना। कितना क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब में करता हूँ, जॉब किस चीज़ में जॉब? इंश्योरेंस के अंदर। अब की बार बजट पेश किया जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किन चीज़ों पर ध्यान दे और आपको क्या उम्मीद है अब की बार के बजट को लेकर? तो सैलरी वाले लोगों की तरफ ध्यान दे। वैसे देखते नहीं है ऐसे, वो गवर्नमेंट के पीछे तो लगे हुए मोदी जी कि खत्म करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। पर वही है, अब फिलहाल थोड़े सुधरेंगे, देखो क्या होता है आगे। चलिए ठीक है। आंटी आप क्या करती हैं? बस हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ। आंटी ये बताइए, अब की बार बजट पेश होगा, तो एक हाउसवाइफ की क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर कि सरकार किन चीज़ों पर ध्यान दे? महंगाई पे ध्यान दे, हाँ जो भी है घर के खाने पीने का चीज़ें समझ सस्ती चीज़ें हैं वो सस्ती हों। सस्ती हो। अभी महंगाई है, अभी महंगाई है, सब्जी वगैरह तो बहुत महंगी हो गई है। वगैरह बहुत महंगी। हाँ
तो आप क्या चाहते हैं, किन चीजों पर अब की बार सरकार ध्यान दे इस बजट को लेकर? महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर आपके कितने बच्चे हैं आंटी? के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। क्या करते हैं दोनों? सब अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। दोनों बच्चियां हैं। दोनों बच्चे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में चाहते हैं कि कुछ सरकार ध्यान दे? सरकार दे, जॉब की ध्यान दे, बच्चों के जॉब के लिए। और क्या, आपके हस्बैंड क्या करते हैं आंटी? वो सीआरपीएफ में है। चलिए, जवानों को लेकर कुछ काम हो, कुछ उनके हित में भी हो? हाँ, उनके हित में भी हो। वो तो पता है। जी। आंटी आप क्या करती हैं? आप भी हाउसवाइफ हैं? मैं भी हाउस किन चीजों से उम्मीद है कि सरकार एक हाउसवाइफ के बारे में इस तरीके से भी सोचे और इस पर भी ध्यान दे, राहत इनको भी थोड़ी मिले? है ना। सबसे पहले तो गैस, गैस सबसे पहले गैस के लिए तो गैस करना सिलेंडर सस्ते चाहिए। हो। हाँ, गैस सिलेंडर सस्ते हो। हाँ। और उसके बाद एजुकेशन पे मैं बोलूँगी। सबसे पहले तो मतलब घर की तो बातें हैं ही, बट बच्चे के एजुकेशन के जी। लिए अभी जो अपने चल रहे हैं बजट तो आएंगे, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगी, अभी जो CUT के पेपर हुए हैं बच्चों के, उसमें जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी फेस मतलब जी। बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे ही खुद के बच्चे हैं, जी। जिन्हें कि आगे क्या करना है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी जितनी जल्दी वो रिजल्ट भी पेश करें, ताकि बच्चे कम से कम अपने फोकस कर सके अपने करियर पे, कि बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है। जी। जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे बच्चे जाएंगे नहीं कहीं भी। तो वो बाकी उन पर भी ध्यान। मेन तो सिर्फ एजुकेशन पे है। बाकी हाँ, देखिए आंटी, एक महिला के कंधे पे घर की सारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी किचन होती है। सारे महिलाएं ही समझ। होते हैं तो गैस- जिम्मेदारी वैसे सारी होती है, आप सही कह रही हैं। जिम्मेदारी हाँ महिला के कंधे पे। कंधे पर ही होती है कि बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस। सारी चीजें होती है बस महिला के कंधों पे ही। तो एक किचन की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है वो आप लोगों के कंधे पर आती है। वो तो मैंने बोला ही। गैस सिलेंडर उसको लेकर मतलब गैस सिलेंडर हाँ, खाने पीने की चीजें तो चलती रहती है कम ज्यादा, बट क्या है गैस सिलेंडर तो है कि भाई ये डेली रूटीन में है, वो तो चाहिए चाहिए। भूषण आनंद, अभी आप क्या करते हैं? जॉब, जॉब करते हैं। किस सेक्टर में जॉब करते हैं आप? फाइनेंस। अभी वित्त वर्ष के लिए 2024-2025 में बजट पेश होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि किन सेक्टर्स में काम हो, या फिर आपके लिए क्या काम? बजट में एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल जो इंसान है, जो मजदूरी, मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालता है, जी। उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। ठीक है। और हमारे जो रोज के हैं पटरी लगाते हैं, जो जी, रेडी पटरी वाले, उन पे काम होना चाहिए। उनको एक ऐसी जगह देनी चाहिए जिस पे वो अपना काम कर सके, और उनको बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। और जैसे कई बार उनको हटा देते हैं बीच में, कोई MCD आ रही है, कुछ आ रहा है, पटरी में हटा देते हैं, तो उनको एक अलग से जगह देनी चाहिए। और जो हमारी खाद मूल्य है, जो हमारी फसलें हैं, किसानों हैं, उनको भी अलग से प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी खाद पे उनको सही वैल्यू देनी चाहिए, जिससे कि एक हमारा जो किसान है वो भी भूखा ना रहे। क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो हमारा कुछ नहीं है, हम भी भूखे रहेंगे। किसान अपनी मजदूरी से जो कमाता है, सारी साल में फसल उगाता है, उसी से हमको रोटी मिलती है। और मेन है, उसको अगर सही कीमत उसकी फसल की मिलेगी तो वो आगे बढ़ेगा, वो भी खुश होगा और सही उसको दाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चीज़ वो है कि हमारे जो सेना के हैं जवान हैं, सेना के जवान हैं, उन पे भी कुछ करना चाहिए। उनको भी उनकी सैलरी पे जोर देनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हमारे जो खेल हैं, क्रिकेट हैं, उनके आप बढ़ोतरी करी हुई है, इन्होंने सैलरी करी हुई है, मगर जवानों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं। वो उनको बहुत परेशानियों का दिक्कत आ रही है जवानों को, क्योंकि हमारे जो देश के जवान हैं, असली हीरे तो वही हैं, असली हीरे तो वही हैं। उनके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। और आम आदमी की जो सैलरी है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस आजकल में गवर्नमेंट में इतने बढ़ गए हैं, तो आम आदमी की सैलरी भी बढ़ानी चाहिए। क्या करते हैं सर आप? मैं IT प्रोफेशनल हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीद
उम्मीद है सरकार से आपकी इस बजट को लेकर कि अब की बार क्या चेंजेस हों, किस पर सरकार ध्यान दे? यही है, अभी 7 लाख तक शायद कोई टैक्स नहीं है ठीक है, और उम्मीद है कि वो 10 लाख तक हो जाए। हो जाए। हाँ, बस यही उम्मीद है राहत गवर्नमेंट से। मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, टैक्स फ्री 10 लाख। सर आपको भी हाँ जी, ऑब्वियसली 10 से 12 लाख तो होना चाहिए मिनिमम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, हाँ, ताकि थोड़ा सा मतलब सभी के फैमिली बर्डन है, सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस मतलब अप्लाई होता ही है, तो एटलीस्ट 12 लाख तो होना चाहिए जिसमें थोड़ा टैक्स का डिडक्शन मिले हम लोगों को। और राहत मिले। कोई और ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे अब की बार के बजट में, एज अ युवाओं के लिए, या फिर कुछ और चीज़? मेडिकल में, मेडिकल जैसे? और एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम, बस जैसे यही। सर क्या उसमें चेंजेस हो, क्या चाहते हैं आप? मेडिकल के जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इस पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा भी, वो टैक्सेस फिर मतलब थोड़ा जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ हुआ, टैक्स लगाया, तो उस पर भी कम होना चाहिए मेडिकल। एजुकेशन में है कि जैसे स्कूलों का बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह और ये इतनी सारी चीज़ें फीस होती हैं, उसको थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब टैक्सेस से रिलेटेड सारी चीज़ें कम होना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी है, उनको थोड़ी तरफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे हर कोई पढ़ सके इजीली। हाँ, हाँ, जैसे बड़े बड़े स्कूल हो गए। उनकी फीस बहुत महंगी है, स्टेशनरीज बहुत महंगी होती है, तो उससे बहुत लोड पड़ता है फैमिली को, उनके पेरेंट्स को, तो इस वजह से थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना हाँ, चाहिए। मतलब मिडिल एजुकेशन, क्लास और लोअर क्लास वाले नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए इस मामले में, खासकर फीस, स्टेशनरी ये बहुत महंगी होती है बच्चों की। 2024-2025 के लिए जो बजट पेश होगा, लोगों को उससे काफ़ी उम्मीदें हर साल रहती हैं और इस साल भी लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बजट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बातचीत में हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर महिलाओं से जो घर की रसोई भी देखती हैं और जो हाउसवाइफ भी हैं उनसे भी हमने बातचीत करी। बातचीत में ये पता लगा कि जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं वो चाहते हैं कि अब की बार इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ी सी राहत उन लोगों को मिले। और हमने महिलाओं से बातचीत करी, उन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी घर की रसोई में भी उनको राहत मिले, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, महंगाई हो गई। और कुछ हमने रेडी पटरी वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करी, उन लोगों ने यही कहा कि थोड़ी सी महंगाई कम हो और थोड़ा सा रेडी पटरी वालों के लिए सोचा जाए, किसानों के लिए भी उन्होंने बात कही कि किसानों के लिए भी काम हो, गरीबों के लिए भी काम हो। तो अब जनता का जो ओपिनियन है वो हमने जान लिया है, लेकिन अभी बजट पेश होना जो है वो बाकी है। अब सरकार इस बजट में किन लोगों को राहत देती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेके, आपकी क्या राय है कि सरकार किन चीजों पर अब की बार ध्यान दे बजट में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।